बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ का। आज हमने कंपनी लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। जब हम कंपनी लॉ बोलते हैं उससे 4 लॉज मुराद होते हैं। पहला लॉ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑर्डिनेंस 1969, उसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन 1997, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 और कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन आजकल जो प्रीवेलिंग है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2017। दिस इज अ मॉडर्न लॉ। तो जब भी हम कंपनी लॉ का डिस्कस करेंगे, इट मींस वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट दीज थिंग्स। हम ये चारों के चारों लॉ को मेंशन कर रहे हैं। लेकिन हम कंपनीज एक्ट कहेंगे तो कंपनीज एक्ट मींस 2017 का एक्ट। सो देयर आर द मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन दिस कंपनीज एक्ट लॉ। कंपनीज एक्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले हमने वो पढ़नी है। उसके बाद हमने पढ़ना है कंपनी कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ कंपनी कौन सी होती है, जब कंपनी बनने जा रही होती है, जब मेमोरेंडम को उसके जो प्रोमोटर्स होते हैं साइन करते हैं, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या वैल्यू होता है, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी रेटिफाई कर सकती है नहीं कर सकती, वो आगे वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ना है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं कंपनी लॉ की और कंपनीज एक्ट की, हमने वो पढ़नी है। सो वी विल डिस्कस द मेन डेफिनेशन। हमने मेन डेफिनेशंस को डिस्कस करना है, नॉट द ऑल डेफिनेशंस। सो पहली डेफिनेशन कौन सी आती है? ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये वो ऑथोराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल वो होती है, वो कैपिटल होता है जो आपको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। कोई भी आपको क्या कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी। अब आपके पास जब वो कैपिटल आ जाएगा तब आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर सपोज 3 बंदे हैं, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं A, B and C. A is saying that I will hold 10,000 shares. B is saying that I will hold 20,000 shares. And C is saying he will hold 30,000 shares. So in total 60,000 shares. अब 60,000 शेयर्स तो बन गए। अब हर एक शेयर की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो मतलब आपके पास 60,000 रुपये होने चाहिए कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो दैट 60,000 इज कॉल्ड ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। उसके बाद होती है बॉडी कॉर्पोरेट। जो भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनीज एक्ट के तहत बनती है उसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। जो भी कंपनीज लॉ के तहत, ठीक, कंपनी लॉ के तहत या कंपनीज एक्ट के तहत बनती है उसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट एक जनरल टर्म है, इट इज अ होल और बिग सर्कल है, उसके अंदर कंपनी आ जाती है। कंपनी इज अ स्पेसिफिक टर्म। ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज बट ऑल द कंपनीज आर दी बॉडी कॉर्पोरेट्स। और उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन होता है, इदारा होता है, लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, वो अपने यूनिवर्सिटी के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाती है, एक लॉ बनाती है। अगर उस लॉ में खुद को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं तो उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। सो बॉडी कॉर्पोरेट वो जो कंपनी लॉ के तहत बने या वो जिसका स्पेसिफिक लॉ, पर्टिकुलर लॉ, उसे खुद को बॉडी कॉर्पोरेट कहे। उसके बाद आती है कंपनी CO डॉट। तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंपनी। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड गारंटी वो कंपनी होती है जब वाइंडिंग अप कर रहे होते हैं कंपनी को, तो मेमोरेंडम में ये लिखा जाता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी को खत्म किया जाएगा या कंपनी को क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, तो जो ए डायरेक्टर होगा जिसने 10,000 थे तो वो कहेगा कि भाई मैंने 5,000 देना है, ठीक है, मैंने मेरा जो नुकसान होगा कंपनी को जो भी क्या कहते हैं कर्जे वगैरह होंगे उनको हमने क्लियर करने के लिए मेरा 5,000 मैं दूंगा। दूसरा कहता है मैं 15,000 दूंगा। तीसरा कहता है मैं 30,000 दूंगा। सो वो अपने आप को पर्सनली लेबल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और ये कहाँ पे लिखते हैं? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि A, B और C एक कंपनी बनाते हैं, पब्लिक कंपनी। अब उसमें से जो C था उसके 30,000 शेयर थे और उसने 30,000 रुपए देने थे। अब उसने 20,000 रुपए दिए। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो उस जो डिफॉल्टर होता है, जिसने पेमेंट नहीं की होती, जिसके पास कुछ बकाया रहता होता है, तो वो क्या बन जाता है? लायबल बन जाता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसको क्या कहते हैं? पैसे देने पड़ेंगे फॉर क्लियरिंग द क्रेडिट्स ऑफ द कंपनी, फॉर क्लियरिंग द लोन्स एंड डेट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद आता है डिबेंचर। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, लोन का सर्टिफिकेट मिलता है। आपने कंपनी को लोन दिया, आपको सर्टिफिकेट मिला, उसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। अब एक डिबेंचर होता है सिक्योर्ड, एक होता है इनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है या जब कंपनी के एसेट्स से हम लोन्स कंपनी के क्या कहते हैं क्लियर कर रहे होते हैं, तो उससे पहले साहब किसकी बारी आएगी? सिक्योर्ड डिबेंचर्स की। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो फिर आएगा इनसिक्योर्ड डिबेंचर्स।
अब ये हमने जब सोलोमन का केस पढ़ेंगे तो उसमें हमने सिक्योर्ड एंड सिक्योर डिबेंचर्स को हमने वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। उसके बाद आती है कोर्ट। अब कंपनी का कोई भी मसला होता है उसकी लोवेस्ट कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट। उसके बाद है फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन तीन चीज़ों को हम साथ में समझना है। फाइनेंशियल ईयर कहीं से भी स्टार्ट होता है कंपनी का। कंपनी कहेगी हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होगा जुलाई से लेकर जून तक, जो जुलाई से शुरू होगा जून में खत्म होगा, जनवरी में शुरू होगा दिसंबर में खत्म होगा। अब जब वो जैसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद फाइनेंशियल पीरियड होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद आपके पास 120 दिन होते हैं कि आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। अब मैक्सिमम आपके पास कितने दिन होते हैं? 120 दिन होते हैं कि आपने 120 दिनों में एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना कैश इन हुआ, कितना मतलब आउट हुआ कैश, फ्लो ऑफ द कैश, वो सारा का सारा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। अब जो फाइनेंशियल पीरियड है 120 दिन का होता है। अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 महीनों में बना लेती है तो वो 2 महीनों से क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल पीरियड हो जाएगा। अगर वो कंपनी 3 महीनों में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसका फाइनेंशियल पीरियड कितना हो जाएगा? वो 3 महीने हो जाएंगे। उसके बाद आता है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो कंपनी होती है जिसका अब ए कंपनी और उसके ये एक ए कंपनी और ये बी कंपनी। अब ए कंपनी के जो 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं वो बी कंपनी होल्ड करती है, तो ये सबसे होल्डिंग कंपनी बन जाती है बिकॉज दिस कंपनी इज होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द दिस बी कंपनी। ठीक है, दिस सॉरी ए कंपनी। सो ये दिस इज अ सब्सिडियरी कंपनी जिसके मोर देन 50% शेयर्स रखे जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। और जो कंपनी रख रही है अपने पास वो क्या बन जाती है? होल्डिंग कंपनी। उसके बाद होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम होती है जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी होते हैं कंपनी के उसको डील करता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी के जो भी अफेयर्स होंगे वो कैसे चलाए जाएंगे। फिर होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपको बताएगा कि रूल्स ऑफ द एसोसिएशन, जो रूल्स बने जाएंगे कंपनी में वो कैसे मतलब वो क्या कहते हैं, रूल्स जो भी होंगे उनको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन। आर्टिकल्स आपको बताएंगे कि भाई जो इंटरनल मैटर्स हैं कंपनी के उनको कैसे डील किया जाना है। उसके बाद होता है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब भी आप कंपनी में कोई भी लॉ या कोई भी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मंगवाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन मंगवाते हैं। जैसे कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंजिंग करनी हो तो उसमें आप स्पेशल रेजोल्यूशन मंगवाते हैं। ठीक है, नाम कंपनी का चेंज करना, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपके पास 3/4 जो कोरम होता है उसकी 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है किसी भी पॉलिसी को पास कराने के लिए या किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ऑर्डिनरी में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। उसके बाद होता है वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट, आप वोट जब मेंबर कोई भी होता है, जब बन जाता है मेंबर, उसके पास वोटिंग राइट होता है। तो जब वोटिंग राइट आ जाता है तो वोटिंग राइट आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे? आप खुद आ सकते हैं वोट देने के लिए। आप किसी को प्रॉक्सी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सी? प्रॉक्सी से मतलब ये है कि आप खुद अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज सकते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। अगर कंपनी ने वीडियो लिंक का एहतमाम किया हुआ है, उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, तो आप वीडियो लिंक के जरिए भी अपीयर हो सकते हैं अपने वोट देने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन डेफिनेशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। उसमें जो मेन डेफिनेशंस थी वो ये थी। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डेफिनेशंस बट दीज आर द मेन एंड समहाउ मतलब जिनको समझने की जरूरत होती है, तो वो चीज़ें ये थी। ठीक है, द नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। क्योंकि ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी जिसके 3 मेंबर्स होने चाहिए लाजमी, या 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3। और प्राइवेट कंपनी कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी के एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितने? 50 होने चाहिए। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, वो अपने शेयर्स बेचती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ना अपने प्रॉस्पेक्टस इशू करती है ना ही अपने शेयर्स को बेचती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले क्या होती है? प्रमोशन। और प्रमोशन कौन करते हैं? कुछ बंदे हैं आपस में मिलकर वो सोचते हैं कि हम कंपनी बनाने के लिए जाएं, हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें। तो वो क्या कर रहे होते हैं? कंपनी की प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? हम कहते हैं प्रोमोटर्स कहते हैं या सब्सक्राइबर्स कहते हैं। अब जो प्रमोशन के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो पहले सबसे जाके नेम रिजर्व करवाते हैं सीसीपी के पास, कमीशन के पास जाके नेम रिजर्व करवा देते हैं। नेम रिजर्व करवाने के बाद वो फिर बताएंगे कि भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगी, मोड ऑफ बिजनेस क्या होगा। ठीक है, बिजनेस हम करेंगे कौन सा। तो ये सारा सर कहाँ पे आता है? प्रमोशन में आता है।
अब प्रमोशन के बाद वो रजिस्ट्रार को सब कुछ जमा करवाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह। जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, दैट इज़ द ऑफिशियल बर्थ ऑफ द कंपनी। जब कंपनी को रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेता है तो वो क्या हो जाती है, कंपनी का बर्थ हो जाता है। इफ द कंपनी गेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स दैट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी बनने से पहले जब ये प्रोमोटर्स क्या कर रहे थे, उसको बना रहे थे, सोच रहे थे, और क्या कहते हैं, उसके साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे। उन कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्या कहते हैं, प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कौन किस नाम पे कर रहे होते हैं, वो एक सपोज कंपनी के नाम पे कर रहे होते हैं। जब कंपनी प्रोमोटर्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जब कंपनी बन जाएगी तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या हैसियत होगी, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या वैल्यू होगा, वेदर कंपनी विल रेटिफाई दोस कॉन्ट्रैक्ट्स और वेदर नॉट। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है अब देखो, इसका एक जनरल रूल है कि जो बंदा रेटिफाई करने के लिए कौन एबल होता है, रेटिफाई करने के लिए वो बंदा एबल होता है जो मेजर हो। अब देखिए कंपनी क्या है, एक अनबॉर्न चाइल्ड की तरह है। एक अनबॉर्न चाइल्ड होता है या एक माइनर होता है, जब उसके नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, एज ऑफ मेजॉरिटी पे आ जाता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के कैपेबल हो जाता है, एहल हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेगा। तो उसी तरीके से कंपनी भी क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करती है, रेटिफाई नहीं कर सकती। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोस प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, तो आप ये कहेंगे कि कंपनी उसको रिन्यू कर सकती है, रेटिफाई नहीं कर सकती। तो इसका मिसाल कौन सा है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि अनबॉर्न चाइल्ड कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाती है, जो हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बाद डायरेक्ट क्या पावर आ जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का पावर आ जाता है। वो जाती है क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और वो उनसे लोन जो है बारो कर सकती है। उसके बाद पावर आ जाता है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन को बारो कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, उसको इस क्लास की जरूरत होती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। अब जैसे कि हमने पिछले में बताया था, पिछली इसमें थोड़ी देर पहले बताया कि 3 जो डायरेक्टर्स होंगे, ए, बी और सी। ए के कितने शेयर्स होने चाहिए, 10,000, और बी के शेयर कितने होने चाहिए, 20,000, और सी के शेयर कितने होने चाहिए, 30,000। सो इन टोटल दे आर 60,000 शेयर्स, एंड फॉर ईच शेयर द वैल्यू इज 1 रुपी। So in total there will be the 60,000 rupees. There should be 60,000 rupees for the capital subscription. अब ये इनके पास 30 और 45 डेज टाइम होता है कि वो कैपिटल को सब्सक्राइब करें, और उस 30 और 45 डेज में जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब शर्त वाले कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ये हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर आपको कोई कहता है कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर उस यूनिवर्सिटी से आपने ये फलानी डिग्री इतने जीपीए के साथ की, तो मैं आपको अपना घर गिफ्ट कर दे दूंगा, अगर उसने वो शर्त पूरी कर दी, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। उस तरीके से वो शर्त रखते हैं कि भाई आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, अभी आपका बिजनेस कमेंस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर आपका बिजनेस कमेंस हो गया, देन दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, अदरवाइज दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एप्लीकेबल। अब जब कैपिटल सब्सक्राइब हो जाता है और उसके बाद आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद आपके पास बोरोइंग पावर आ जाता है। ये पब्लिक कंपनी के बाद तब आता है पावर। ठीक है, उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी होती है, राइट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, और उस कंपनी के पास कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके पास बोरोइंग पावर आ जाता है। अच्छा, एक बात जो हमने पीछे करनी थी, लाइक प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, जब पहले आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं बिफोर द रजिस्ट्रेशन, बिफोर द बर्थ ऑफ द कंपनी, आप अपने नाम पे, पर्सनल नाम पे कर रहे होते हैं। लाइक ए, बी, सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी बंदे के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ। अब क्या हो रहा है कि अब जब रिन्यू करेगी कंपनी क्या करेगी, ए, बी, सी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद फलान कोई किसी भी पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फिर हमने ए, बी, सी लिमिटेड नाम इस्तेमाल करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, द पर्सन ए, बी, सी, अब हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द ए, बी, सी लिमिटेड कंपनी। तो मतलब जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो किन के नाम पे होंगे, प्रोमोटर्स के नाम पे होंगे। और फिर जब कंपनी बन जाएगी, फिर जब रिन्यू हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर किन के नाम पे होंगे, कंपनी के नाम पे होंगे, एबीसी लिमिटेड। अच्छा, उसके बाद जब कंपनी बन जाती है तो वो कंपनी आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, कंपनी जो आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी थी कंपनी की, या कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है, कंपनी और मेंबर्स जो होते हैं ना, कंपनी में इस वजह से जाती है कि अगर उसको नुकसान होता है तो उसके मेंबर सिक्योर्ड रहें। अब कुछ ऐसे क्या कहते हैं सिचुएशन है जहाँ पे
जो आपको प्रोटेक्शन मिल रही होती है कंपनी के बनने से, वो आपसे हट जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ द कारपोरेट वेल। अब जो कारपोरेट वेल की मतलब जो कारपोरेट वेल बिटवीन द मेंबर्स एंड कंपनी था, अब वो उठ जाता है। तो लिफ्टिंग, इसको लिफ्टिंग को हम डिसरिगार्डिंग भी कहते हैं, पियर्सिंग भी कहते हैं, पियर्सिंग द कारपोरेट वेल और द डिसरिगार्डिंग ऑफ द कारपोरेट वेल। एक कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या होता है, एक पर्दा होता है कि भाई जब भी कंपनी की तरफ से किसी को नुकसान पहुंचेगा तो उसके मेंबर्स लायबल नहीं होंगे, अनलेस ये कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। इन कंडीशंस के अलावा बाकी जो भी कंडीशंस होगी, बाकी जो भी सिचुएशंस होंगी, उनमें कंपनी लायबल होगी। इन सिचुएशन में कौन लायबल होगा, वो डायरेक्टर्स, वो मेंबर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी आती है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो लॉ में बताई गई है कि भाई अगर ये चीज़ें आपने पूरी नहीं की तो यू आर पर्सनली लायबल, ठीक है। जो डायरेक्टर्स होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे। अब देखें, एक कंपनी है, उसकी मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब जैसे जैसे पब्लिक कंपनी उसकी 3 है, जो लिस्टेड कंपनी होती है उसकी 7 होती है, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी 2 होती है। अब पब्लिक कंपनी में से 3 बंदे थे, ए बी सी। अब सी क्या कहता है बी को कि भाई मैं आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो मैं आपको अपने शेयर्स भेज रहा हूँ, तो आप मेरे शेयर्स खरीद लें। अब ए बी ने शेयर खरीद लिए। अब कितने मेंबर्स रह गए पब्लिक कंपनी के, 2 मेंबर्स रह गए। इफ दे वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस दे हैव टू ऐड द थर्ड मेंबर, थर्ड डायरेक्टर। अगर वो किसी तीसरे बंदे को नहीं ऐड करना चाह रहे, तो वो क्या करें, अपनी पब्लिक कंपनी को किस में कन्वर्ट कर दें, प्राइवेट कंपनी में। क्यों, प्राइवेट कंपनी के लिए हमें कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 2 मेंबर चाहिए होते हैं। अगर इस दौरान अगर पब्लिक कंपनी से अभी वो प्राइवेट कंपनी नहीं बनी या उन्होंने तीसरा मेंबर ऐड नहीं किया, तो उस दौरान जो कंपनी की तरफ से किसी को भी नुकसान होगा तो उसके लिए वो 2 बंदे पर्सनली लायबल होंगे, वो 2 मेंबर या 2 डायरेक्टर पर्सनली लायबल होंगे। तो दिस इज द मिनिमम, जो मेंबर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, अगर वो पूरा नहीं होता देन हु विल बी द लायबल, जो पर्सनली लायबल होंगे, ठीक है। तो कंपनी आपको फिर वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, कंपनी का जो कॉर्पोरेट वेल है वो उड़ जाएगा। उसके बाद होती है फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। वही कि भाई आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और उसमें आप ऐसी ऑफर देते हैं कि बंदे उसको देख के आपकी कंपनी की तरफ शेयर खरीदते हैं, लेकिन वो आपने किसकी मिस रिप्रेजेंटेशन की है, आपने फ्रॉड किया है। अगर वो आपका प्रूफ हो जाता है आपके अगेंस्ट, उसके उसके बदले में कोई भी जो नुकसान होगा उसके लिए भी आप पर्सनली लायबल होंगे। मतलब ऐसी ट्रेडिंग जो फ्रॉड के ऊपर बेस्ड हो, उसके लिए भी आप पर्सनली लायबल होंगे, कंपनी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद होता है अनएबल टू रिफंड। अब देखिए, आप शेयर्स खरीदते हैं, आपने 10 लाख शेयर्स इशू किए, अब आपके पास एप्लीकेशन आ गई है 2 लाख एप्लीकेशन है। अब आपने जो सरप्लस आपका अमाउंट हो गया वो आपने वापस करना है, रिफंड करना है। अगर वो आपकी नाअहली या आपकी फेल्योर आपकी वजह से वो पीछे मतलब क्या कहते हैं रिफंड नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी आप पर्सनली लायबल हैं, कंपनी लायबल नहीं होगी। अच्छा, अब जो सब्सिडियरी कंपनी के कोई कहाँ पे डिफॉल्ट करती है, कहाँ पे किसी का फ्रॉड करती है, तो उसके लिए होल्डिंग कंपनी लायबल होती है। अब हमने बताया था सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होती है और होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स मौजूद हो, ठीक है। ए के मोर देन 50% शेयर्स किसके पास है, बी के पास है। सो बी इज द होल्डिंग कंपनी एंड ए इज द सब्सिडियरी कंपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल्थ। उसके बाद आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब ये जो है मतलब जुडिशियल ये इंटरप्रेट हो चुके हैं, इनके फैसले आ चुके हैं, ठीक है। ये एक रूल बन चुके हैं किससे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। अब टैक्स इवेजन, अब जैसे कंपनी जब बनती है ना उसको कुछ टैक्स एग्जेम्पशन हासिल होती है, ठीक है, कुछ टैक्स से उसे छूट मिल जाती है। तो एक बंदा है बहुत अमीर है, उसने कंपनी बनाई है अपनी, वो क्या करता है अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी कंपनी में शामिल कर देता है। वो भी कंपनी मतलब कंपनी के एसेट्स के नाम कंपनी के एसेट्स से उनको मिला देता है। तो क्यों, क्योंकि ही वांट्स टू बी एविडेड फ्रॉम द टैक्स, वो चाहता है कि मैं टैक्स से बच जाऊं। तो तब भी उस सूरत में भी क्या हो जाएगा, लिफ्ट कॉर्पोरेट वेल जो हो गया वो लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा। अच्छा, एलियन एनिमी कौन सी होती है, अब देखें फॉर सपोज एक चाइनीज बंदा है, वो जाके यूएसए में कंपनी बनाता है, ठीक है, मोर देन 50% शेयर जो है ना वो चाइनीज बंदे के हैं उस यूएसए में। अब जब फॉर सपोज इफ अगर जंग छिड़ जाती है चाइना और यूएसए के बीच, तो वो जो कंपनी होगी वो एज एलियन एनिमी, मतलब वो एज एजेंट उस कंट्री चाइना का एजेंट एजेंट काम करेगी। तो उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना, वो अगर कंपनी में कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी आप वो क्या होगा, आपका जो कॉर्पोरेट वेल था अब वो उठ गया, अब वो कॉर्पोरेट वेल नहीं रहा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। हमेशा आपको कंपनी प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब ये सिचुएशंस आपके पास आ जाएंगी, ये काम अगर आप कर लेंगे, फिर आपको कंपनी प्रोटेक्ट नहीं करेगी। थैंक यू।